दोस्तों, आप सभी का मैं विकास पानी स्वागत करता हूं आज के इस लेसन पे। आज हम लोग 1857 का जो रिवोल्ट है 1857 का जो रिवोल्ट है सिपाही म्यूटिनी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, सिपाही म्यूटिनी जो होता है, रिवोल्ट 1857 जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और आम आदमी के लिए भी 1857 का जो रिवोल्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने एक ऐसा लेसन बना जाए ताकि आपका कोई भी शंका, आशंका या डाउट जो भी है सारे पूरे क्लियर हो जाए और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपका जानकारी भी पूरी तरह से पक्का हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस लेसन, जिसका नाम है 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और सिंपली यू कैन से 1857 सिपाही म्यूटिनी, और आप इसको कह सकते हैं आज़ादी का पहला जंग। तो जो भी बोलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आप लोगों के जानने के लिए, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में रहता है। और पूरे भारत के इतिहास में अगर देखा जाए, आज़ादी में अगर कोई जंग पहला हुआ था ऐसे देखा जाए तो 1857 को ज़्यादातर मानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 का जो रिवोल्ट है, उसका कॉज क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था, पॉलिटिकल कॉजेस, इमीडिएट कॉजेस, इकोनॉमिक कॉजेस, रिलीजियस कॉजेस, सोशो इकोनॉमिक कॉजेस, सारे कॉजेस, कारण क्या था, इसका डिस्कशन करेंगे। और कारण जानने से पहले हम लोगों को इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैकग्राउंड अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो पूरा नॉलेज जो है आना दिमाग में मुश्किल है। तो चलिए पहले बैकग्राउंड जानते हैं सिपाही म्यूटिनी का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिपाही म्यूटिनी जो हुआ था 1857 में, इससे पहले 100 साल पहले 1757 में बात क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था, पलासी युद्ध हुआ था। So Battle of Plassey was fought in 1757, in which Robert Clive, or you can say British Empire, was fully established. The foundation of British Empire started in you can say 1757. 1757 में जो पलासी युद्ध हुआ था, उसमें क्या कहते हैं, भारत में अंग्रेज़ों का जो फाउंडेशन है वो पक्का हो गया था। ये बात आपको जानना है। फिर आगे जाके 1764 में क्या हुआ, जो बक्सर युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, उस पर ब्रिटिश एम्पायर का और जो भी था एम्पायर बढ़ाने का काम जो होता है ना, ब्रिटिश क्या चाहता था, अंग्रेज़ क्या चाहते थे, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे बढ़ने लगे। तो आपको ध्यान रखना है 1757 पलासी युद्ध और 1764 बक्सर युद्ध, ये दोनों पूरा भारत इतिहास में क्या कहते हैं, अंग्रेज़ का जो शासन है वो पूरा एकदम फाउंडेशन डाल दिया। 1757 में पहले डाल दिया, मतलब फाउंडेशन हो गया था रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। फिर 1764 में और ज़्यादा थोड़ा एक्सपेंशन हो गया। और आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचते होंगे 1857 का तो बात है, रिवोल्ट हुए, लेकिन ये क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि ये रिवोल्ट जो है एक दिन का काम नहीं है। एक दिन में रिवोल्ट नहीं हुआ था ये कई सारे चीज़ों को लेके, कई सारे कारण को लेके ये रिवोल्ट हुआ था। असल में ब्रिटिश चाहता था उसका एम्पायर जो है हर दिन के लिए इंडिया में रहे, पूरे वर्ल्ड में रहे। एक्चुअली कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, मतलब अंग्रेज़ का जो शासन होता है, अंग्रेज़ के शासन में दुनिया में, अंग्रेज़ के शासन की दुनिया में सूरज कभी क्या होता है, सेट नहीं करता है, मतलब अस्त नहीं होता है, मतलब ख़त्म नहीं होता है। लाइट दिया जो होता है हमेशा जलता है, मतलब द ब्रिटिश एम्पायर विल रिमेन फॉर एवर इन दिस वर्ल्ड, ऐसा माना जाता है। लेकिन असल में क्या हुआ, ब्रिटिश जो है फाइनली इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा 1947 में। वो तो दूसरे लेसन में बात करेंगे। हम बात कर रहे थे 1757 का पलासी युद्ध और 1764 में आपका बक्सर युद्ध। ये दोनों युद्ध जो है ये पूरा ब्रिटिश एम्पायर स्थापना करने के लिए काफ़ी था। एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पहले जब अंग्रेज़ आए, ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया इन 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए, इंग्लैंड से परमिशन लेके, चार्टर एक्ट में परमिशन लेके आए, तो सिर्फ क्यों आए थे पता है आप लोगों को? क्योंकि वो बिजनेस करने चाहते थे।
ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन ट्रेड करते करते क्या हुआ, ऐसा हुआ ज़्यादा क्या कहते हैं मुनाफा और ज़्यादा प्रॉफिट करते करते ये धीरे धीरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे देश में जो शासन है जिस तरह से चल रहा था उसको कब्जा करने के लिए, कैप्चर करने के लिए कोशिश की और बहुत सारे तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, बहुत सारे एक्सप्लॉइटेशन हम लोग बात करेंगे। ये जो 100 साल का पुराना जो बात है, ये चीज़ भारतीयों को मतलब हमारे देश के लोगों को ये पसंद नहीं आया। तो अंत में क्या हुआ, 1857 में ये बड़ा रूप ले लिया जिसका नाम है 1857 रिवोल्ट। और ये 1857 का कई सारे कारण हैं। वो कारण जानने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इस 1857 रिवोल्ट को बोले थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। सो क्वेश्चन में कम, हु कॉल्ड 1857 आज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 की जो जंग है उसको कौन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोले थे, वो थे विनायक दामोदर सावरकर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वी.डी. सावरकर, ठीक है। बात क्या है अभी जानेंगे, इमीडिएट कॉज क्या है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे पॉलिटिकल कॉज क्या है, फिर बताएंगे आपको इकोनॉमिक, रिलीजियस, जो भी कॉज है सारे बताएंगे। पहले चलिए जानते हैं इमीडिएट कॉज क्या था, मतलब तुरंत कारण, मतलब क्यों ऐसा फट से 1857 में रिवोल्ट हो गया। देखिए बात क्या है, 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक राइफल, एनफील्ड राइफल जो बंदूक होता है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहा। और उसी बंदूक में क्या होता था, कैट्रिज जो होता था उसको दांत में छील के ऐसे करके आपको गोली चलाना पड़ेगा। बंदूक चलाने के लिए उसको दांत से हटाना पड़ेगा वो कैट्रिज को। वो जो लेदर था उसमें पीग का लेदर था और काव का लेदर था। पीग का लेदर था और काव का लेदर था। पीग का लेदर मतलब मुस्लिम का गॉड होता है पीग, तो उसका लेदर है तो उसको भी हॉट हुआ होगा मुस्लिमों को। और हिंदुओं का गॉड है काव, काव का लेदर भी यूज किए थे। मतलब दोनों रिलीजन को, सेंटिमेंट को हॉट करने के लिए जो बात कर दिए, कैट्रिज यूज कर दिए, तो उसमें क्या हुआ, सिपाही वाले जो थे पूरा एकदम टेंशनाइज हो गए और उनका रिलीजन का मामला है, इसलिए ये इमीडिएट कज बन गया ये सिपाही म्यूटिनी का। तो सिपाही म्यूटिनी का पहला और इम्पोर्टेंट इमीडिएट कॉज क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल एंड यूज ऑफ कार्ट्रिजेस, लेदर composed of you can say pig and cow leather। ये था इमीडिएट कॉज। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल कॉज के बारे में। पॉलिटिकल कॉज में क्या होता है, पॉलिटिकल कॉज बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक कॉज बात करेंगे। तो पॉलिटिकल कॉज में ये हुआ, पॉलिटिकल कॉज में दो बातें याद रखना है। एक हो गया आपका, मैं बता रहा हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और दूसरा जो होता है सब्सिडियरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को याद रखना है और सब्सिडियरी अलायंस समझाऊंगा अभी। बात क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये होता है, एक ऐसा डॉक्ट्रिन होता है, कोई भी राजा होता है उसका अगर बेबी बॉय नहीं होता है, लीगल हेयर नहीं होता है, तो उसका जो एम्पायर है, टेरिटरी है, उसको अंग्रेज़ ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ऐसा बात था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स you should remember, doctrine of lapse is a concept or doctrine in which if a king has no legal heir or legal succession, then that territory, that you can say empire will be captured by East India Company। और पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सतारा जो था ना, सतारा SATARA, सतारा को 1848 में मतलब अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया था। सतारा वाज फर्स्ट स्टेट टू बी कैप्चर्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ एक बात है, उसमें संबलपुर भी था, जौधपुर था, उदयपुर था, कई सारे थे। और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसको कौन इंट्रोड्यूस किए थे, लॉर्ड डेलहाउसी। जो लॉर्ड डेलहाउसी थे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किए थे। ये पॉलिटिकल कॉज में एक पार्ट है। और दूसरा चीज़ है सब्सिडियरी अलायंस। ये सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, सब्सिडियरी अलायंस ये होता है, जैसे मान लीजिए आप एक राजा हैं और आसपास में जो पड़ोसी राजा हैं वो चाहते होंगे आपको अटैक करने के लिए, कैप्चर करने के लिए,
हाँ, तो इसीलिए क्या हुआ, सब्सिडाइज अलायंस से एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले आया अंग्रेज़ों ने जिसमें आपको ये समझना होगा ब्रिटिश वाले सिक्योरिटी आर्मी जो होता है वो आपको देंगे और आपका फ़र्ज ये है उसको मेंटेन करेंगे, सैलरी देंगे वगैरह वगैरह जो भी है सारे कुछ करेंगे। अगर नहीं कर पाए, अगर आपने मेंटेन नहीं कर पाए तो क्या होगा, अंग्रेज़ सब्सिडाइज अलायंस में आपका अगर फेल कर लिए, मेंटेनेंस नहीं कर पाए अंग्रेज़ का आर्मी का, आर्म फोर्सेस का, तो क्या होगा, आपका भी टेरिटोरी अंग्रेज़ ले जाएगा। ये था सब्सिडाइज अलायंस। और पहले अगर कोई सब्सिडाइज अलायंस एक्सेप्ट किया था वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है पहले सब्सिडाइज अलायंस एक्सेप्ट किए थे। ये सारे बात है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस में क्या हुआ, कई सारे जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, जो भी थे, उनका लॉस हो गया टेरिटोरी। फिर सब्सिडाइज अलायंस में भी लॉस हुआ। तो कई सारी चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया पॉलिटिकल कॉज में, मतलब सिपाही म्यूटिनी का। ठीक है, उसमें झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थे उनका भी टेरिटरी चला गया क्योंकि वो तो लड़की थे उनका पिताजी के निधन के बाद। ये कई सारे बातें वो डिस्कशन करेंगे। अभी पॉलिटिकल कॉज के बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक कॉज। जाहिर सा बात है, इकोनॉमिक कॉज जो होता है, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, जो आर्ट था, जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था, उसको भी ख़त्म करने के लिए कोशिश किया अंग्रेज़ों ने। तो उसमें क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और जब नुकसान हुआ तो क्या किया, ये भी एक गुस्सा भी माइंड में था ना, दिमाग में था लोगों का, ये भी एक कारण है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया, खाने पीने की दिक्कत हो गया, लोगों का जो बेरोजगारी बढ़ गया लोगों के अंदर, ये सब चीज़ हो गया। ये था इकोनॉमिक कॉज। और उसमें और भी एक बात था, जो रॉ मटेरियल है, इकोनॉमिक कॉज में बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल जो था, जैसे मान लीजिए कॉटन लेके अंग्रेज़ लंदन जाएंगे और वहाँ से बना के कपड़े यहाँ पे आके दुगनी रेट में सेल करेंगे। सो दिस इज़ योर इकोनॉमिक कॉज। और इकोनॉमिक कॉज के बाद रिलीजियस कॉज में ये होता है, अंग्रेज़ तो पूरे वर्ल्ड में क्या कह रहे थे, शासन कर रहे थे, कॉलोनाइज कर रहे थे, और फाइटिंग होता था, बैटल होता था, वार होता था, और सोल्जर की ज़रूरत है। तो सोल्जर जो है, मतलब भारतीयों को, इंडियंस को लेके वहाँ पे कहीं पर भी युद्ध करा रहे थे, 7 समंदर पार हो गए। ये जो बात है ये हजम नहीं हुआ, इंडियंस इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाए। ये सोचे कि हम अगर 7 समंदर पार होते हैं तो हमारा रिलीजन भी नष्ट हो जाएगा। समझ रहे चीज़ें क्या है, ये एक हो गया कॉज। और एक बात है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में क्या होता है, जैसे अंग्रेज़ का सोल्जर है और इंडियन सोल्जर है, अंग्रेज़ सोल्जर को ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, फैसिलिटीज़ मिलेगी, प्रमोशन में ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन इंडियन वालों को सैलरी कम मिलेगा। और प्रमोशन की बात छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार की पोस्ट मिल रहा था, ये एक भी एक कारण हो गया, मिलिट्री कॉज हो गया। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। पॉलिटिकल कॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस और सब्सिडाइज अलायंस, इकोनॉमिक कॉज में याद रखना है, मिलिट्री कॉज याद रखना है, रिलीजियस कॉज याद रखना है, और इमीडिएट कॉज जो एनफील्ड राइफल वाला, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक, हाँ, ये तो कॉज हो गया। मैं आपको अभी एक चीज़ बताना चाहूँगा, 3 डेट याद रखिएगा। 2 फरवरी 1857 एक डेट, और 29 मार्च 1857, और 10 मई 1857। ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फाइनली जो सिपाही मीटिंग हुआ था 1857 10 मई में हुआ था, जो मेरठ में जो सिपाही थे वो डिसाइड किए कि हम दिल्ली जाएंगे, और सुबह सुबह जाके पहुंच गए, सुबह 4-5 बजे। और लाल किला में जो मुग़ल, लेटर मुग़ल किंग थे, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह 2 कहते हैं, तो उनको हिंदुस्तान का शहंशाह डिक्लेयर करने के लिए गए थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी था, और बहादुर शाह जफ़र रिलक्टेंट थे, मतलब उनका इच्छा नहीं था एज के कारण, और मुग़ल का पावर भी ख़त्म हो गया था लगभग। तो फिर भी जो भी है, बहादुर शाह जफ़र ने राज़ी हो गए, और फिर क्या हो गए, वो राजा हो गए, सुल्तान हो गए, शहंशाह हो गए। लेकिन क्या हुआ, बाद में जब सिपाही म्यूटिनी को दबा दिया गया, मतलब अंग्रेज़ जब दबा दिए, सप्रेस कर दिए, तो फिर इनको बहादुर शाह जफ़र को डिपोर्ट कर दिए रेंगून पे, और रेंगून में वो 1862 में उनका डेथ हो गया। तो चलिए वो बात याद रखना है। हाँ, 22 फरवरी जो होता है, और 19th रेजिमेंट जो होता है, उसमें क्या होता है, एक बात हुआ था, मतलब शुरुआत हुआ था सिपाही म्यूटिनी। फिर 29 मार्च में बाराकपुर में मंगल पांडे जो है
वहाँ पे वो भी सिपाही म्यूटनी थोड़े बस आग लगा दिए थे, इसको भी ध्यान रखना है। और फाइनली 10 मई में क्या हो गया, 10 मई 1857 में सिपाही म्यूटनी फाइनली बड़ी तरह से पूरी तरह से शुरू हो गया था। ये था सिपाही म्यूटनी। अंत में और कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। सिपाही म्यूटनी जो होता है सिपाही म्यूटनी, इसको वी.डी. सावरकर ने बोले फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहली जंग या लड़ाई जो भी बोलिए। और कई सारे बोलते हैं ये फेलर था, मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाई सिपाही म्यूटनी इज़ कॉल्ड अनसक्सेसफुल वन। देखिए, मैं बताना चाहूँगा पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं था। ये जो सिपाही म्यूटनी है पूरे, आपको बताना चाहूँगा, पूरा ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था। उसके बाद क्या हुआ, क्राउन रूल स्टार्ट हो गया ना। मतलब दो तरह के शासन था भारत में। एक होता है ईस्टर्न कंपनी रूल जिसको कहते हैं 1773 से 1857 सिपाही म्यूटनी तक। और जब सिपाही म्यूटनी हो गया 1857 में, उसके बाद ना अगर इतना बड़ा धमाका नहीं होता, उतना बड़ा रिवोल्ट नहीं होता, तो कभी क्राउन रूल मतलब अंग्रेज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट जो होता है इंग्लैंड का, वो शासन रिप्रेजेंटेटिव भेज के नहीं करता, वही तो कंपनी रूल चलता ना। तो इसलिए पैसिफाई करने के लिए, शांत करने के लिए इंडियंस को, देश मतलब भारत के लोगों को, तो क्राउन रूल शुरू कर दिए थे। तो मतलब सोचे इतना बड़ा इम्पैक्ट था 1857 का रिवोल्ट का। तो जो भी है, ये क्यों माना फेलर हो गया था, इसका मैं कारण बताता हूँ। जो हिस्टोरियंस बोलते हैं ये पैन इंडिया नहीं था। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत का रिवोल्ट नहीं था। चंद कोई लोग जमींदार हो गया, किसी का ज़मीन छीन गया, किसी का एम्पायर चला गया, किसी का स्टेट चला गया, वो लोग फाइट कर रहे थे, ठीक। और कुछ बोलते हैं इसमें इंटेलेक्चुअल और मिडिल क्लास जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और भी एक कारण है, ये नॉर्थ इंडिया में सीमित था, मतलब लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया ओनली। साउथ इंडिया ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे। और एक भी एक कारण था सिपाही म्यूटनी में जो हुआ था, नहीं ये फेल हो गया था, क्योंकि सिपाही के पास, उनके पास टेक्नोलॉजी या कुछ क्या कहते हैं, जो आर्म्स वेपन्स ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए भी ये अनसक्सेसफुल हो गया। और बड़ा विजन भी नहीं था पूरे देश को आज़ाद करने के लिए, ऐसा विजन भी टिक नहीं पाया। ये सब कारण था। अभी हम लोग बात करेंगे जो लीडर्स डिफरेंट रीजन में जो जगह जगह हुआ था म्यूटनी, उसमें कौन से लीडर थे। जैसे बिहार में कुंवर सिंह या कुंवर सिंह थे। बिहार में कुंवर सिंह या कुंवर सिंह थे। फिर लखनऊ में बेगम हजरत महल थे। और झांसी में लक्ष्मीबाई थे, रानी झांसीबाई कहते हैं। और फिर दिल्ली में भक्त खान थे। और रायबरेली में खान बहादुर खान थे। दिल्ली में दो चीज़ याद रखना है, लीडर जो थे, एक तो बहादुर शाह जफर जो थे हिंदुस्तान का शहंशाह बन गए थे सिपाही म्यूटनी के दौरान। और बात ये था, दूसरा चीज़, जो भक्त खान थे वो लीडर भी थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएस में आया है, ओपीएस में, स्टेट पीसीएस में आया है। डिस्कस द सिपाही म्यूटनी, डिस्कस मतलब उसमें कॉजेस आएगा, उसमें कारण क्या क्या था, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, रिलीजियस कॉज, सारे कॉजेस भी आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इमीडिएट कॉज भी लिखना पड़ा, ये सारे आएगा। तो इसलिए आप इसको ध्यान करके याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार रिवाइज नहीं करने से याद नहीं रहता। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सिपाही म्यूटनी का जो पूरा कंसेप्ट है, मैंने पूरा आपको बता दिया। और मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आया होगा। सिपाही म्यूटनी को अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़िए, ज़रूर आप अच्छा करेंगे। विश यू हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।